नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी के स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल के हमारे मेहमान हैं रमेश यादव उस्ताद। रमेश जी, आपका ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप 80वां जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप जैसी ऐसी ऊर्जावान शख्सियत आज 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। किस तरह से सुबह की शुरुआत हुई है, जन्मदिन को आप किस तरह का महत्व देते हैं, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? इसमें श्रीमान मेरा निवेदन है जी कि सुबह 5 बजे जी उठे, नहाया धोया जी और भगवान पे मेरी बड़ी आस्था है। जी, वो भोलेनाथ की पूजा करे बगैर मैं निकलता नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा। और वो सुबह 5 बजे मैंने नहा के भोलेनाथ की पूजा की, अर्चना की। उसके बाद मेरे परिवार के सब लोगों से, चूँकि मेरा जन्मदिन था, सभी लोग, मेरे छोटे बच्चे, इन सब लोगों से इनका सबका प्यार लिया। मेरे परिवार से, मेरी पत्नी से और मेरा छोटा भाई, इन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। और यहीं से मेरी श्रृंखला मैंने शुरुआत की। फिर मैं यहाँ से मेरी व्यायामशाला जो अखाड़ा है, इंदौर का नामी अखाड़ा है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे बाहुबली हनुमान जी, जहाँ मैं 40 साल से मंगलवार करता हूँ और मेरा जीवन की शुरुआत ही मैंने वहीं से की थी। इनका स्नेह आशीर्वाद मुझे आज तक, अभी तक मिल रहा है। और यहाँ के बाद मेरी जो बैठक नीलकमल टाकीज में है, कांग्रेस के सब लोग रोजाना आते जाते हैं, हम एक बड़े रूप में वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ से मैंने 10 बजे 11 बजे वहाँ पहुँच गया और पहुँच के वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की। मेरे जो मित्र थे, जो आज के, अभी के, इस युग के, आज से 40 साल बाद के युग के, सारे लोग मेरे से मिलने के लिए 1 बजे बस 12:30 बजे से लोग आना चालू कर दिया। और भंवर सिंह शेखावत जी, जो मेरा लंगोटिया दोस्त थे, हम साथ साथ पार्षद रहे। और पार्षद के साथ जीवन में दोस्ती दिल से की, दिमाग का उपयोग उसमें कहीं नहीं किया। बिल्कुल सही कहा, दिल से की। और जो काम दिल से किया जाता है वो मैं समझता हूँ कि सबसे पवित्र होता है। बिल्कुल सही कहा। तो जीतू पटवारी आए, अपने जीतू पटवारी आए, संजय शुक्ला आए, और अपने हमारे विधायक, हमारे क्षेत्र के, वो भी यहाँ पधारे। तो ये सारे लोग यहीं से 11, साढ़े 11, 12 बजे से सिलसिला शुरू हो गया। और इंदौर के, मैं समझता हूँ कि जिन्हें मैंने बुलाया वो तो आए हैं, और जिन्हें नहीं बुलाया वो भी आए हैं। बिल्कुल, वो भी इसलिए आए कि उनका ऐसा सोचना था कि उस्ताद की व्यस्तता के कारण शायद हमारा नाम भूल गए हों, तो हमें तो चलना चाहिए, हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। 40 साल से वो हमारे इंदौर की, शहर की, बस्तियों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें हमारा कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, हमें पहुंचना चाहिए। और हज़ारों की 1000 आदमी कम से कम नीलकमल टैगेज में आया। और मैंने जो छोटी छोटी सेवा सरपाहर करना था वो उनके की। बिल्कुल सही। जिस तरह से देखा है कि आप लाल मिट्टी के लाल हैं, आपका जो बाल्यकाल है लाल मिट्टी से शुरू होता है, किस तरह याद करते हैं आज उम्र के 80वें पड़ाव पर उस बाल्यकाल को, उस कुश्ती के लाल को, रमेश यादव को, जो अब उस्ताद के रूप में पहचाने जाते हैं? मेरा ख्याल से 10 साल का था जब से अखाड़े जाना चालू कर दिया था, क्योंकि मेरे पिता श्री हीरालाल जी उस्ताद इंदौर के माने हुए उस्ताद थे। तो हम गरीब बस्तियों में रहते थे, गोमा के पहले गरीब बस्ती, मजदूर क्षेत्र है। बिल्कुल। तो इसलिए पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। स्वस्थ रहें और व्यायामशाला जाएं। व्यायामशाला इसलिए होती थी कि लोगों का एक दूसरे से मन लगा रहे। बिल्कुल सही। 25 लोग, 50 लोग सुबह आते थे अखाड़े, 150 शाम को आते थे। तो एक संगठन के रूप में रहता था। कोई विवाद नहीं होता, तो विवाद होता था तो अखाड़े में बैठ के उसको उस्ताद के माध्यम से निपटा लिया जाता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपकी कुश्ती की बात करें तो आपने किस तरह से अपने आप को कुश्ती में सक्रिय रखा? एक खेल, एक ऐसा खेल जो इंदौर की पहचान जो है देश दुनिया में करता है। जब मैं 12-13 साल का हो गया, तो हमारे खलीफा श्री बाबू भैया लश्करी, जो इंदौर के माने हुए खलीफा थे, और हमारे परिवार से उनका नज़दीकी रिश्ता था, बहुत दिल से चाहते थे। तो
उस टाइम क्या था कि हमारे परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति था नहीं, जी तो इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए कोई अच्छे तगड़े मतलब मजबूत आदमी की आवश्यकता पड़ती थी। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने मेरे को कुश्ती लड़ाने, स्टेडियम में कुश्ती लड़ाने की शुरुआत की। दंगलों में भी कुश्ती लड़ाया उन्होंने मेरे को, और उनका एक ही उद्देश्य था कि ये जल्दी से तगड़ा और एक अच्छा पहलवान हो जाए, ताकि अखाड़े में एक उस्ताद का एक अंगरक्षक हो जाए बिल्कुल। और व्यायामशाला को अच्छी तरह चलाने लगे। इंदौर में मैंने कम से कम 101 कुश्तियाँ लड़ी हैं। बिल्कुल। टूर्नामेंट में लड़ी, दंगल में लड़ी, गमू पहलवान से और अच्छे गामा पहलवान से, हैदर पहलवान से, मुन्नू इक्का पहलवान से, इन सब से मेरी कुश्तियाँ हुई और बहुत अच्छी हुई। और उस ज़माने में जब हम लोग कुश्ती लड़ते थे तो धोखा और झूठ बोलने का कोई स्थान था नहीं था। हाँ, बहुत साफ सुथरे और ईमानदार लोग हुआ करते थे। किस तरह का एक स्वर्णिम काल आपने देखा है, खासतौर से लाल मिट्टी की कुश्ती का, दंगल का, किस तरह याद करते उस ऐतिहासिक पलों को आज अपने जीवन में? क्या साहब, वो जो ज़माना हमने देखा जी और आज के युग को जब हम देखते हैं जी, तो वो ज़माना हमें याद आने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कि ईश्वर भगवान करे एक बार फिर से ऐसा अवसर आए कि सब लोग ईमानदार अच्छे लोग हों, एक दूसरे को धोखा नहीं दें जी और एक अच्छा युग आए, जी ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और मेरे मन में जब भी ये लगता था कि यार कि एक ज़माना था जब सुबह से अखाड़ा जाना, एक साथ दूध पीना, एक साथ बादाम खाना, जी एक भाईचारा जो रहता था, भाई इससे भी ज़्यादा बिल्कुल सही। अखाड़े में संबंध बनते थे। बिल्कुल सही। हाँ, हमारे विष्णु उस्ताद, बड़े बड़े इंदौर के नामी बुद्धा सिंह पहलवान, जी, हाँ, अमर सिंह पहलवान, ये सब हमारे व्यायामशाला में आते थे, जी जोर करते थे। रामोत्रा पहलवान, मेरे कंवर साहब में नींबू पहलवान जो उसके मध्य प्रदेश के रुस्तम हुआ करते, रुस्तम मध्य प्रदेश, उनसे भी मेरा संबंध होता। तो एक सोने जैसा, स्वर्ग जैसा समय था, बिल्कुल सही कहा। वो निकल गया। बिल्कुल सही कहा पहलवान, आपने दिल से कहा कि एक सोने जैसा स्वर्णिम युग जिसे कहते हैं हम, स्वर्णिम कार्यकाल जिसे कहते हैं, वो आपने देखा हुआ, वो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल अभी तैर रहा होगा। आप राजनीति में भी काफी सक्रिय, कैसे शुरुआत हुई राजनीति की आपके जीवन में? किससे प्रभावित होकर आपने अपने आप को राजनीति में सक्रिय किया? राजनीति की शुरुआत जब हुई मेरा संबंध सुरेश सेठ से हुआ। इंदौर समाचार हमारे नज़दीक ही था जी, और सुरेश सेठ चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया जी कि मिल क्षेत्र में वजनदार व्यक्ति भी है जी, और समझदार भी, पढ़े लिखे भी हैं, जी इनको मैं अपने साथ रखूँ। उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा जी, और मैंने उनको इतना विश्वास में ले लिया जी कि उन्होंने मुझे अपने भाई जैसा समझने लगे। और एक राजनीति में उनको 5 विधानसभा चुनाव मैंने लड़ाए जी, 5 में जीत दिलाई। 2 नंबर विधानसभा में भी वो लड़े, निर्दलीय भी चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव जब वो लड़े जी, तो मैंने अपना अस्तित्व सब छोड़ दिया था जी, कि सुरेश सेठ जैसा व्यक्ति जिसके संग में इतना युग बिता दिया, आज उस संकट में तो उसको मुझे साथ छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हालांकि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है जी, और जब मैं कांग्रेस पार्टी से हट के सुरेश सेठ के साथ निर्दलीय गया तो मुझे बहुत पीड़ा भी हुई, मन को बहुत दुख हुआ कि आज माँ के संग धोखा मैं कर रहा हूँ। ये धोखा मुझे करना नहीं चाहिए, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मगर चूँकि मेरी माँ के बजाय उसी माँ का एक लाडला सुरेश सेठ, जिसके जीवन का दांव लग गया था, उसके संग अन्याय किया गया था, मैं उस अन्याय के लिए अपनी माँ को एक बार माँ को साथ छोड़ना पसंद किया। वो अन्याय को खत्म करने का मेरा प्रयास था और उसमें मैं सफल भी हुआ। सुरेश सेठ निर्दलीय चुनाव जीते और इंदिरा जी जैसे कि पसंद थे सुरेश सेठ। सबसे बड़ी बात मैंने देखी थी कि इंदिरा गांधी सुरेश भाई कह के उनको बुलाती थी, बहुत बड़ी बात, और मन से उनको चाहती थी। मतलब 1977 चुनाव मध्य प्रदेश में सुरेश सेठ ही जीता था और सारे देश में इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई, कांग्रेस भी पूरी तरह हार गई थी। और इंदिरा गांधी हारने के बाद में वो सबसे पहला दौर उन्होंने मध्य प्रदेश में यहाँ से शुरू किया, दौरा किया इंदौर से। इंदौर में हमने एक बहुत बड़ी आम सभा रखी। आम सभा रखने के बाद जब वो सुबह 6 बजे
एयरपोर्ट जा रही थी, तो उनसे हमने निवेदन किया कि सारा इंदौर और पूरा प्रदेश एक झलक इस तरह देखना चाहता है कि आप पद पे नहीं हैं तो आपका चेहरे में क्या परिवर्तन आया है वो देखना चाहती जी। और उसके लिए सुबह पहले तो नाराज जी कि सुरेश भाई मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाते जाते बहुत दिक्कत, बोले नहीं मैडम, ये गोमा की पेल, पंचम की पेल, लाला का बगीचा, कुलकर्णी का भट्टा, यही तो आपकी विरासत है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, यही तो आपका धन है जी। और पलासिया मैं वहाँ थोड़ी आपको ले जा रहा हूँ, आपको उन बस्तियों में ले जा रहा हूँ जो दिल से मन से आपको चाहती है और आपकी खुद की पसंद भी वही है जी। आप खुद भी उन गरीबों को चाहती हो, गरीबों के साथ रहना चाहती हो, आपका पिछला रिकॉर्ड भी यही है जी। उन्होंने मंजूर किया। सुबह 6 बजे निकली, गोमा की स्टेडियम से रेसिडेंसी से लेके हर रोड पे कम से कम 1 लाख आदमी से कम नहीं था। गुड। सुबह 6 बजे जी। और लाखों आदमी, कलेक्टर, एसपी, डीआईजी ये पैदल भग रहे थे। ये सरकार में नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं थी और चुनाव भी हार गई थी। उसके बाद भी लोगों का ऐसा इसलिए था कि ऐसी देव स्वरूप महिला, इसके संग इस देश ने बहुत बड़ा न्याय किया है और इस देश को ये बताना है कि हम इस इंदिरा गांधी के साथ हैं, इंदिरा गांधी के साथ रहेंगे और जो गलती आपने की है उसको सुधार आपको करना पड़ेगा। और गोमा की पेल, पंचम की पेल से जब निकली, मैंने मेरी दुकान थी यहाँ पे जी। मैंने दुकान पे उनको रोक के गीता भेंट की थी जी। वो पसंद हुई और उन्होंने कहा कि सुरेश भाई ये बालक, इसको राजनीति में लाना, ये बालक बहुत अच्छा है, इसका सोच भी अच्छी है और इसका समझ भी अच्छी है, इसको राजनीति में अपने साथ रखना। ऐसा कह के हम मिल शेर से गुजरे स्टेडियम रेसिडेंसी तक, कलेक्टर, एसपी चूर हो गए भाग भाग के, करोड़ों लाखों आदमी रोड पे था जी। जिस तरह से आपने एक इतिहास के बारे में बताया, वाकई इस इतिहास को सुन के इंदिरा जी का इंदौर दौरा कराना और जिस तरह से इंदिरा जी के इंदौर के लोगों के प्रति समर्पण देखना, इंदौर के लोगों का इंदिरा जी के प्रति समर्पण देखना अभिभूत करता है। आप राजनीति में आगे आए, आपने 83 में चुनाव भी लड़ा, किस तरह का माहौल था, क्या वो रोचक किस्सा था जब आप एज ए पार्षद, एज ए कॉरपोरेटर चुनाव मैदान में उतरे, किस तरह से आपने जीत हासिल की? जब सबसे पहले मैं बताऊं कि टिकटों का दौर चल रहा था, मुझे टिकट सूरत सेठ दिलाना चाहते थे। एकदत जी शर्मा, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता थे, इंदौर के बड़े नामी नेता थे, मगर इनके संबंध अच्छे नहीं थे दोनों। वो रणछोड़ मुकाती को टिकट दिलाना चाहते थे। गुटी राजनीति के, हाँ ये गुटी राजनीति थी, पार्टी में भी चलती है, हर पार्टी में ये रहता है, इससे कोई 2 साल रोपण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो उस वक्त क्या हुआ कि फाइनल ये हुआ कि रणछोड़ को टिकट नगर विधान ये वार्ड क्रमांक 3 हुआ करता था, उस टाइम रणछोड़ मुकाती को टिकट जाए। रात तक 8 बजे तक ये फैसला हुआ। सुरेश सेठ को जब 8 बजे ये मालूम पड़ा तो फिर उन्होंने उस टाइम हमारे यहाँ कलेक्टर अजीत जोगी हुआ करते थे, अजीत जोगी को फ़ोन किया है कि सुरेश भाई, उस टाइम हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, अर्जुन सिंह से मेरी बात कराई है। उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह कोई अज्ञातवास में है, सुरेश भाई मैं उनसे आपकी बात नहीं करा पाऊँगा, मेरी मजबूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो टिकट आपने 3 नंबर में दिया है रणछोड़ मुकाती को, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कलेक्टर में मैं कल आग लगा दूंगा या मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा आग लगा के। सुरेश सेठ साहब ने, हाँ सुरेश सेठ ने, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया कि मैं भस्म हो जाऊंगा। मेरा जो राइट हैंड है, मेरा जो जीवन भर जिनने मेरा साथ दिया है, अगर मैं उसको टिकट भी नहीं दिला पाया तो मेरा दुर्भाग्य होगा और मुझे मरने सिवाय कोई दूसरा चारा मेरे सामने रहेगा। मैं कलेक्टर ऑफिस में, आपके ऑफिस में आत्मदाह कर लूँगा। जी कलेक्टर साहब ने रातों रात 11 साढ़े 11 बजे अर्जुन सिंह को संपर्क किया। अर्जुन, उन्होंने कहा कि साहब सुरेश भाई बहुत नाराज़ हैं और वो कुछ भी घटना कर सकते हैं, स्वयं को आग भी लगा सकते हैं, कलेक्टर में भी आग लगा सकते हैं। अर्जुन सिंह बहुत शातिर कलाकार था, सुरेश सेठ का साथी भी था, मगर उसको ये लग गया था कि सुरेश सेठ
अब किसी दिन भी मेरे को छलांग लगा के आगे जा सकता है, झपट मार सकते हाँ लपट मार सकता है और ये मुख्यमंत्री बन सकता है जी और इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीक है ये। जी इस पर फिर उन्होंने ये तय किया कि सुरेश सेठ से लड़ाई भी लड़ी जाए और दोस्ती भी कायम की जाए। बिल्कुल अर्जुन सिंह बहुत ही चतुर और बहुत तेज लीडर थे, बिल्कुल प्रदेश के नहीं देश में उनकी गिनती हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने फिर जोगी को कहा कि अब ये लड़ाई को इसको यहीं थमा दो आप, बिल्कुल अन्यथा ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई है और इस लड़ाई में सूरज सेठ जीत जाएगा, मेरे को इसमें परास्त होना पड़ेगा। जी कौन को टिकट मांग रहा है, रमेश उस्ताद को टिकट 3 नंबर से मांग रहा है और रणछोड़ मुखर्जी को कैंसिल करो जी और 3 नंबर से रमेश उस्ताद को एन वक्त पे टिकट देना आप। जी जो सिम्बॉल मिलता है कलेक्टर से जी वो भोपाल से भी अगर ये चिन्ह लिया है रणछोड़ मुखर्जी, क्योंकि भोपाल से उसका स्वीकृत कर लिया है तो लेने वो ही आएगा। जी मगर आप 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के पहले रमेश उस्ताद को हाथ का पंजा दे देना और चुपचाप से अपने तरकीब से निकाल देना। राजनीति दाव उन्होंने किया और वही हुआ। सुबह 10:30 बजे रात को 11 बजे 12 साढ़े 12 1 बजे सर साहब के फ़ोन कि अर्जुन सिंह ने कहा है कि आपको 10:30 बजे कलेक्टर ऑफिस, वो मुझे कलेक्टर ऑफिस लेके पहुँचे और उन्होंने उनके कमरे में मुझे बुलाया और जो पार्टी का सिंबल होता है हाथ का पंजा वो मुझे देख के और कहा कि आप जाइए, आप कलेक्टर ऑफिस में 2 मिनट नहीं रुकना। वो चले गए। दूसरे लोग जिनको यगदा जी लेके आए तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो मैंने सिंबल पार्टी का उनको दे दिया है, अब मैं बात भी नहीं कर पाऊँगा आपसे। और वो बोले नहीं आपको प्रदेश कांग्रेस की बात करो, बोले प्रदेश कांग्रेस से तो मेरे को आदेश हुआ है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, इसलिए मैं दोबारा उस पर चर्चा भी नहीं करूँगा और आपसे मिलना भी नहीं चाहता और अंदर चले गए। जी तो ये रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति का वो यूँ कहें कि 83 के बाद में इंदौर शहर की राजनीति पूरी तरह से यूँ कहें कि आज भी और 83 की राजनीति को याद किया जाता है, क्योंकि 83 के ज़माने में आप जैसे लीडर तैयार हुए, आप युवा थे, ऊर्जा से भरपूर, बिल्कुल शहर में को एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे थे। चाहे फिर बात आपकी हो, सुरेश सेठ साहब की हो, या फिर भगत सिंह शेखावत जी की हो, कैलाश विजयवर्गीय जी की हो, इनको सबको आपने युवा अवस्था में देखा है। इनके कृतित्व के बारे में बताइए, क्योंकि आपने भी दूर बैठकर इनके राजनीतिक पहलुओं को, इनके छात्र जीवन को बड़े करीब से देखा हुआ, छात्र राजनीति के जीवन को भी देखा हुआ है। एक संक्षिप्त में बताइए किस तरह ये उभरे, किस तरह ये आगे बढ़े और इनकी क्वालिटियाँ क्या है। हमारा कैलाश विजयवर्गीय जो है जी ये उस टाइम बहुत कम उम्र थी जी और टूटा सा स्कूटर लेके ही आते थे। जी इसको बाबू सिंह डंगर से चुनाव लड़ना था। जी बाबू सिंह डंगर हमारे कांग्रेस का बहुत वजनदार आदमी था और मेरे जब से 83 से इसके पहले से भी कैलाश जी मेरे अखाड़े में जोड़ करने आते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ जोड़ करता था और जोड़ कर अच्छा शुरू से बचपन से ये धार्मिक प्रवृत्ति का रहा। धर्म के प्रति से इसका बहुत जोड़। इनकी माता जी जो थी वो साक्षात लक्ष्मी थी और उन्होंने इसको अपने इस बच्चे को इस तरह के संस्कार दिए कि इसने झूठ सच करना कभी जीवन में उस समय भी नहीं सीखा, आज भी नहीं सीखा उसने। आज भी वो धर्म की राह पे चलता है। कभी सभी जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो वो धर्म का साथ ही देता है। उस वक्त वो हमारे साथ चुनाव लड़ा। मैंने भी उसको कहा कि कैलाश जी आप बहुत, बोले नहीं आपका आशीर्वाद मुझे रहे मैं जीतूँ, मगर जिस पे कृपा भगवान की होती है उस पर फिर कोई बीच में आड़े आ नहीं सकता। और भगवान कृपा रही, वो चुनाव जीता, बड़े पदों पर रहा, स्थायी समिति हमारा अध्यक्ष भी रहा वो। और मुझे मेरी उस साइड नीलकमल टैक्स के पास में दुकान थी तो वो नगर निगम से निकल के सबसे पहले मेरे पास आके बैठते थे। और मैंने जिस दिन 2 लाख खर्च करके बहुत बड़ी दुकान उस जमाने में खर्च करके बनाई, उद्घाटन कैलाश जी से कराया। बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी ने कहा कि उस्ताद मैं उद्घाटन तो कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मगर 1 साल बाद इसको तोड़ भी दूंगा मैं। हाँ, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आपने तोड़ने में कोई बाधा लगाई तो मैं नगर निगम से इस्तीफा दे दूंगा। ये महापौर हो गए थे। मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि इंदौर का विकास की बहुत ज़रूरत है और अगर
मैंने इंदौर का विकास नहीं किया तो मेरा संग बहुत बड़ा, मैं लोगों के संग अन्याय करूँ। उस टाइम जनसंख्या ज़्यादा हुआ भी नहीं करती थी, 8-10 लाख 5 लाख के आसपास जनसंख्या थी। तो मैंने कहा कि यार ये आदमी उद्घाटन करके जा रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है और मेरे को कह रहा है कि उस्ताद मैं 5 लाख 4 लाख मैंने दुकान में लगाए हैं, और कह रहा है कि उस्ताद 6 महीने साल में उसको दुकान को मैं तोड़ूंगा। स्पष्टवादी था। उसने पूरा प्लानिंग किया इंदौर का और तोड़ा भी मेरी दुकान का, और तोड़ के कहा कि उस्ताद ये समझना कि अब एक दोस्त का ये उपहार से है आपको, अब वो खट्टा है चाहे मीठा है, इसको स्वाद को आपको चखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने बड़े मन से सुधार किया शहर के विकास को लेकर। हाँ। आप शहर को किस कंडीशन में पाते हैं? आपको ऐसा लगता है कि वाकई आपने जो देखा है सड़क पे खड़े रह के कि शहर कितना बृहद रूप ले लिया है, एक संस्कारवान शहर, एक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत शहर, खुशी होती है आपको इस उम्र में आप देख कर कि वाकई अच्छा हो रहा है सर? इंदौर शहर मीलों का शहर था। बिल्कुल सही। इंदौर में मीलों के अलावा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ रात को कभी दुकानें ही नहीं बंद होती। बिल्कुल सही कहा। 12-1 बजे तक दुकान, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5-5 हज़ार आदमी, 1-1 6-7 मील थे हमारे वो, और सब में 5-5 हज़ार आदमी काम करते थे, और उनकी छुट्टियाँ होती तो चौराहा भर जाता। 3-3 बजे रात को लोग पोहे खाते थे, जलेबी खाते थे, बड़ा स्वच्छ था इंदौर। हाँ उस वक्त, और मीलों का राज था यहाँ पे। ज़रा से भी कोई ऐसा काम नहीं था फैक्ट्री का या कुछ नहीं, कहीं मजदूर, और मजदूर जो होता है, मेरी अपनी सोच है कि मजदूर होता है वो भगवान का ही रूप होता है। बिल्कुल। उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, परिश्रम करते हैं। हाँ, और ईमानदार और सच्चा आदमी होता था, वो मैंने देखा है। बिल्कुल। पहलवान साहब से चर्चा करने का जो है दौर जो है लगातार जारी रखने की इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन समय का कुछ ऐसा होता है कि इसके बाद यदि हम चर्चा को अनवरत जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शक भी परेशान हो जाएंगे। आपने हमसे चर्चा की, आप इसी तरह दीर्घायु बने रहे, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप द प्राइम टॉक शो के स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी का हिस्सा बने, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, लोगों को आशीर्वाद देते रहे, अपनी टीम तैयार करते रहे, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री बतौर भी आप कार्य करते रहे। हालांकि आप जैसे शख्सियत को राजनीतिक रूप से बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में भाग्य भी बहुत कदम ताल करता है साथ साथ। मुझे लगता है आप जैसी शख्सियतों के साथ केवल भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो आपके व्यक्तित्व में सारी वो योग्यताएँ थी जो इंदौर को सिरमौर बनाती है। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाह।